हमने अशोक अशोक को देखा था। अशोक में कलिंग युद्ध देखा। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक अशोक कलिंग युद्ध का जो नरसंहार था उससे बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी होकर उसने जो भेरी घोष था उसके स्थान पर धम्म घोष का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नामक व्यक्ति था जिसने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। असल में हुआ ये कि अशोक के जो 99 भाई थे, 99, इनकी हत्या अशोक ने की। तो अशोक और उसके भाइयों की कुल संख्या जो थी वह लगभग 101 के समथिंग थी। उसने 99 भाइयों को मार दिया, अर्थात बचे दो में एक हुआ अशोक और एक और कौन था, तो एक और अशोक का छोटा भाई था जो कि अशोक को प्रिय था और प्रिय होने के साथ ही वह उसके निरीक्षण में ही रहता था, अशोक के साथ में ही था, अशोक के पक्ष में ही था। किंतु हुआ है कि राज्य में जो मंत्री थे, मंत्रियों के परामर्श ये कहे कि मंत्रियों के बहकावे में आकर एक दिन उस छोटे भाई ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि अशोक को गुस्सा आ गया और अशोक ने उसे राज्य से बाहर करवा दिया। अब वो राज्य से बाहर गया, किंतु बाद में वो वहीं से उसने निर्णय लिया कि मैं राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं राज्य से बेदखल भी नहीं होऊंगा, मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा लूंगा और मैं चला जाऊंगा। तो वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और एक भिक्षु बन गया। वह एक भिक्षु बन गया। इस तरह अशोक और दोनों भाइयों के बीच में जो संबंध था, मैत्रीपूर्ण या कहे कि सहयोगात्मक भाई बंधु वाला, वो बना रहा। इस तरह से वो बौद्ध भिक्षु बन गया। अब जब अशोक अपनी विजयों से ये कहे कि अशोक जो था वो अपने राज्य को समेटने के बाद में जब फ्री हुआ तो अशोक उससे मिलने गया अपने भाई से, और वहां पर जब उसकी शिक्षा को, उसके ज्ञान को उसने देखा तो बड़ा अचंभित हो गया और बौद्ध धर्म में वो भी दीक्षित हो गया। कहा जाता है कि वह जो उपगुप्त था वो उसका भाई ही था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बाद में अशोक ने फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध की विजय करना और धम्म घोष का अर्थ होता है धर्म की विजय करना। और भेरी घोष की स्थापना की और इसका उसने उल्लेख अपने शिलालेखों लेख जो उसका चौथा शिलालेख है इसमें उसने किया है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि शिलालेख के माध्यम से, स्तंभ लेख के माध्यम से या अन्य कोई ऐसी जो चीजें थी उनके माध्यम से अशोक ने किस तरह से अपना शासन चलाया और किस तरह से उसने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया। अशोक का शिलालेख। अशोक ने कुल 14 वृहद शिलालेख लिखे हैं। असल में अशोक ने क्या किया कि अपने राज्य में जो शासन व्यवस्था थी या शासन व्यवस्था और अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए लिपि और ये कहें कि लेखनी का प्रयोग किया। उसमें उसने शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, बड़े बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख। इस प्रकार से उसने अपने आदेशों को पत्थरों पर गुदवाया। जो शिलाएं होती थी, जैसे पत्थर की जो शिलाएं होती है, ऐसी शिलाएं, उन शिलाओं पर अपने आदेश को इस तरह से ये शिलालेख हो गया जिसे जमीन पर इस तरह से रखवा दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था। अब जो स्थानीय जनता जिस भाषा को समझती थी या जिस लिपि को समझती थी उस लिपि में शिलालेख और स्तंभ लेखों को गुदवाया गया ताकि वो स्थायी रूप से वहां पर रहे। और गुदवाने के बाद अपने जो राज्य आदेश होते थे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, कौन सी चीज़ आज पर निषेध होगी, कौन सी चीज़ को नियम के दायरे से बाहर होगी, कौन नियम के अंदर आएगी, इन चीज़ों को लागू करने के लिए अशोक ने शिलालेख का उपयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले शिलालेख का उपयोग करने वाला संभवतः अशोक ही था। अशोक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले शिलालेख लिखवाए या गुदवाए। तो हम इनके 14 जो वृहद शिलालेख हैं उनको बारी बारी से देखते हैं और उसके अंदर कौन सी चीज़ या कौन सा विषय है या किस चीज़ को उन्होंने महत्वता दी है उन्हें देखेंगे।
प्रथम शिलालेख के अंदर अशोक ने सबसे पहले ही अशोक ने जो हत्या थी, ये कहें कि पशु बलि थी, जो आमतौर पर सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से पशुओं की कई बलियां दी जा रही थी। हमने पहले भी उल्लेख किया है कि जो बौद्ध थे, बौद्ध और महावीर के समय पर पशुओं की अत्यधिक बलियां दी जाने लगी थी। कर्मकांड अपने चरम उत्कर्ष पर था, यज्ञों में बलि दी जाने लगी थी। इन बलियों से कहीं न कहीं खेतों में काम करने के लिए बैलों की संख्या कम हो गई थी और इससे खेती पर काफी प्रभाव पड़ा और खेती पर प्रभाव पड़ने के परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियां जो थी वह कम हो गई। तो पशु बलि रुकी नहीं थी, पशु बलि कम हो गई थी, लेकिन पशु बलि देनी जा रही थी या देना उनका जो क्रम था वह चल रहा था। तो सबसे पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि का निषेध किया है। पशु बलि का निषेध। पशु बलि का निषेध किया है। पशु बलि आज से भैया के आदेश में जारी किया गया कि पशु बलि का निषेध, और उसके विषय में जो भी विवरण थे कि पशुओं को बलि नहीं दी जानी चाहिए, ये गलत है या जो भी है, इस प्रकार से। वहीं द्वितीय जो शिलालेख है, दूसरा शिलालेख जो है मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने राज्य आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य और पशु के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, साथ ही धम्म के लिए विदेश यात्रा, विदेश प्रसार या प्रचार। दूसरे ही शिलालेख में उन्होंने धम्म के लिए विदेश यात्रा या विदेश प्रचार का भी उल्लेख किया है। वहीं बात करें हम तीसरा शिलालेख, बात करते हैं तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख जो है यह धर्म के लिए दो अधिकारी थे, एक रज्जुक और एक युक्त। रज्जुक और युक्त, इन दो अधिकारियों की नियुक्ति बताई गई है। वहीं इन्हें आदेश दिया गया है कि आपको हर 5वें वर्ष जनता के बीच में जाकर जनता का निरीक्षण करना है, कहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं, इस प्रकार से हर 5वें वर्ष। तो इन्हें आदेश दिया गया है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की गई है। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की बात कही गई है। वहीं बात करें पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात कि धर्म के लिए जो महामात्र थे या अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति के लिए इसमें उल्लेख किया गया है, धर्म महामात्र। छठा शिलालेख जो है इसमें उल्लेख किया गया है राज्य का प्रशासन और आत्मनियंत्रण। प्रशासन। सातवें शिलालेख में अशोक कहता है कि धार्मिक जो मत हैं, जैसे वर्तमान समय में भारत अनेक धर्मों में विभाजित है, हिंदू धर्म कह सकते हैं, बौद्ध, जैन, इस्लाम, यहूदी, पारसी, कई धर्म हैं। वैसे उस समय पर भी जैसे कि जैन थे, सनातनी थे, बौद्ध थे और कुछ और भी हो सकते हैं जो जिनका पंथ अलग अलग था या मत अलग अलग था, जैसे कि आजीवक है या गौतम है, ऐसे बहुत सारे थे। तो सातवां जो शिलालेख है उसमें अशोक कहता है कि धार्मिक जो मत है में उसका जो व्यक्तिगत धर्म था वह बौद्ध धर्म था, किंतु राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसका जो धार्मिक मत है वह निष्पक्ष होगा, अर्थात धर्म निरपेक्ष होगा।
तो इसमें वो कहा जाता है कि जो धार्मिक मत है, धार्मिक मत उसका निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष। वहीं उसका जो 8वां शिलालेख है, आठवां शिलालेख जो है, यह बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो उसने यात्राएं की, धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसने जो यात्राएं की है, उन यात्राओं का उल्लेख इसमें किया गया है। यात्राओं का उल्लेख, बौद्ध यात्रा, बौद्ध यात्रा, जैसे कि उसने गया की यात्रा की, उसके बाद में उसने अलग अलग जगह पर अलग अलग यात्राएं की है। तो ऐसे उन यात्राओं का उल्लेख 8वें शिलालेख में किया गया है। वहीं बताया गया है कि कौन से वर्ष में राज्यारोहण के या कलिंग युद्ध के कितने वर्ष बाद में या कौन से वर्ष में किसकी यात्रा की गई है। 9वां शिलालेख कहता है कि जो सच्ची भेंट क्या है और सच्चा शिष्टाचार क्या है। सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार, शिष्टाचार, सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार के विषय में वह बोलता है कि सच्ची भेंट, राज्य को सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार, एक सच्चा शिष्टाचार ही सच्ची भेंट कह सकते हैं हम। तो इसके विषय में 9वां शिलालेख कहता है। वहीं 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख जो है, 10वां शिलालेख राजा और अधिकारियों को यह आदेश देता है, वह स्वयं को भी यह आदेश देता है कि आप जनता के लिए अच्छे कार्य करें, जनता के लिए आप सोचें, जनता के लिए विचार करें। तो जनहित कह सकते हैं हम इसे, जनहित। 11वां शिलालेख, 11वें शिलालेख में वह धम्म की व्याख्या की बात करता है। धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या, किस प्रकार से धम्म है, कैसा धम्म है, धम्म की व्याख्या है। हम आगे ये देखेंगे, इसी धम्म की व्याख्या में हम आगे देखेंगे कि धर्म जो था, बौद्ध धर्म का अनुयायी वो अशोक हुआ, किंतु अशोक का जो व्यक्तिगत कहें हम, व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन उसने जो शिक्षाएं प्रसारित की अपने राज्य में, वह कहीं न कहीं उसको धम्म धर्म के रूप में, तो हम उसे आगे देखेंगे। 13वां शिलालेख जो है, यह कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का विवरण देती है। विवरण, किस प्रकार से कलिंग युद्ध हुआ, किस प्रकार से नरसंहार हुआ और कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और 14वां और आखिरी जो शिलालेख है, यह कहता है, 14वां और आखिरी शिलालेख है, यह कहता है कि पूर्व के जो 13 शिलालेख है उनका पुनरीक्षण करे और जनता के लिए अच्छे कार्य करे। तो इस प्रकार से 14वां शिलालेख हुआ है। इन 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा और बृहद शिलालेख अगर कोई है तो वह है 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का विवरण किया गया। वहीं इन शिलालेखों को पढ़ने की बात करें तो सबसे पहले अगर इन्हें पढ़ने का प्रयास किसी ने, सफल प्रयास किसी ने किया है तो वह 1837 में, 37 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेज व्यक्ति था जिसने इन्हें सबसे पहले पढ़ने का सफल प्रयास किया है। वहीं बात करते हैं अशोक के धर्म की। ये जो शिलालेख थे यह उसके आदेश थे और इन आदेशों से जानकारी मिलती है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध धर्म था, किंतु उसने जनता के बीच में जो शिक्षाएं प्रसारित करवाए या उसके जो आदेश प्रसारित करवाए, उससे कहीं न कहीं एक अन्य धर्म, या ये कहें कि बौद्ध धर्म की आधारशिला पर एक अन्य शिक्षा रूपी धर्म का प्रादुर्भाव होता दिखाई देता है। तो हम आगे देखेंगे धम्म को, कि धम्म क्या था। अशोक की जो शिक्षा थी, अशोक का जो धर्म था, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका व्यवहारिक और सैद्धांतिक। सैद्धांतिक और एक है व्यवहारिक। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इसके 2 भाग थे। सैद्धांतिक जैसे कि सत्य बोलना, सत्य, अहिंसा, और जो अपरिग्रह वगैरह वगैरह जो है, जैसे कि आगे चलकर झूठ नहीं बोलना, सच्चा भाषण आदि चीजें।
वहीं व्यवहारिक धर्म की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ अन्य ऐसी चीजें देखने में आई है जो कि बौद्ध धर्म में प्रसारित नहीं है। ये कहें कि बौद्ध शिक्षाओं में आंतरिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित तो है, किंतु उनका उल्लेख नहीं किया गया। तो वहीं उन चीजों का उल्लेख अशोक ने अपने राज्य की जनता को सुदृढ़ या सुचारू रूप से, या ये कहें कि शिक्षित बनाने के लिए, नैतिक रूप से शिक्षित बनाने के लिए किया है। तो व्यवहारिक धर्म के अंतर्गत सबसे पहला है सच्चा भाषण। सच्चा भाषण मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी गुप्त चीज को छुपाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से सच्चा भाषण। बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, ये भी कहीं न कहीं कर्तव्य बताया गया है। एक प्रकार से कर्तव्य ही है, या शिष्टाचार है, या व्यवहारिक धर्म है, या व्यवहारिक धर्म है, आदर। वहीं यदि हम बात करें, अगर छोटों का बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति अगर जो कुछ कर्तव्य बनता है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ों का कर्तव्य भी छोटों के प्रति बनता है। तो छोटों के प्रति कर्तव्य जो है वह है कि छोटों को स्नेह देना, सम्मान देना, यह बड़ों का कर्तव्य है। गुरुजनों के प्रति आस्था, गुरुजनों के प्रति आस्था, गुरुजनों के प्रति आस्था रखना, ये भी छोटों और बड़ों दोनों का कर्तव्य है। माता पिता, माता पिता के प्रति सच्ची भेंट, सच्ची श्रद्धा। वहीं बात करें अहिंसा, अहिंसा इसके अंतर्गत इसका प्रसार किया, और इसमें बताया गया कि पशु जो होते हैं या मांस जो होता है, अपने अशोक ने क्या किया, अपने राज्य में मांस को बंद करवा दिया। ये कहें कि मांस पर निषेध लगवा दिया, अर्थात कि जो पशु हत्या थी, पशु हत्या पर निषेध, पशु हत्या का निषेध, मांस भोग का निषेध। इस प्रकार से और भी अन्य बातें हैं जो कि अशोक ने बताई है। इस तरह से अशोक का जो ये व्यवहारिक धर्म था, यह उसके सैद्धांतिक धर्म से अलग था। उसका जो सैद्धांतिक धर्म था या व्यक्तिगत धर्म था, वह था बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, उन्हीं के आधार पर उसका व्यवहारिक धर्म या धम्म आगे बढ़कर प्रसारित हुआ, और इसी को कहा गया है अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। इसीलिए यह बौद्ध धर्म का अंश होते हुए भी अब बौद्ध धर्म से थोड़ा सा अलग है, अर्थात है तो बौद्ध धर्म का ही अंश, किंतु उससे अलग है, क्योंकि इसमें जो सैद्धांतिक बातें बताई गई है, वह बातें कहीं न कहीं अपने आप में एक प्रकार से नैतिक आदर्शों की श्रृंखला है। इस नैतिक आदर्शों की श्रृंखला को ही अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक ने शिलालेख और स्तंभलेख लिखवाए, कई स्तंभलेख गुदवाए, अलग अलग जगह से स्तंभलेख प्राप्त भी हुए हैं। स्तंभलेख और शिलालेखों की बात करें तो इनकी जो भाषा है वह अलग अलग है। जैसे कि ब्राह्मी लिपि जो देखें हम, तो ब्राह्मी, संपूर्ण भारत में जो लिपि प्राप्त होती है वह ब्राह्मी होती है। अरमाइक, ग्रीक। तो इस प्रकार से ब्राह्मी, अरमाइक, ग्रीक ऐसी लिपियों में अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा में प्रसारित हुई है। जैसे कि आज भी हम मान ले तो उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, हिंदी के अलावा अपने अपने प्रदेश की एक अपनी अपनी भाषा होती है या उपभाषा होती है, उसके बावजूद भी कुछ स्थानीय बोलियां होती है। दक्षिण भारत में जाए तो दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग बोलियां होती है। जैसे दक्षिण में जाए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि चलती है। वहीं उत्तर में आए तो यहाँ पर हिंदी चलती है, हिंदी के अलावा गुजराती चलती है, भोजपुरी चलती है, पंजाबी, मारवाड़ी, मालवी आदि चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं थी, और अलग अलग भाषाएं, जैसे कि हम देख ले उर्दू, तो उर्दू की लिपि जो होती है वो अलग लिपि होती है,
फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो वैसे ही उर्दू भारत में चलती है, अलग दक्षिण राज्यों में चलती है, मैसूर में चलती है, हैदराबाद में चलती है, तो उसकी लिपि जो है वो फारसी है। तो वहाँ की जनता को अगर कोई आदेश देना है तो उस जाहिर सी बात है कि उसे उसी लिपि में देना होगा। जो आज की सरकार भी ऐसा ही करती है, वर्तमान सरकार भी ऐसा ही करती है। वर्तमान सरकार जो है वह त्रिभाषा फार्मूला उपयोग में लाती है। सबसे पहले वह जो आदेश जारी करती है वह करती है उस राज्य की राजभाषा में। उस राज्य की राजभाषा कौन सी है उसी में उसको केंद्र सरकार आदेश जारी करती है और वो जवाब भी उसी भाषा में लेती है। हो सकता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हों जो हिंदी जानते हो तो, या उसमें हिंदी चलती हो तो वहाँ हिंदी भी देती है। हिंदी और स्थानीय भाषा के अलावा यहाँ पर इंग्लिश जो है वह सर्व प्रमुख रूप से भेजी जाती है। अर्थात वहाँ पर हिंदी के अलावा अगर अलग भाषा नहीं भी चलती है और उन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में कोई लेख नहीं पहुँचाना है सरकार को तो वह इंग्लिश का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से त्रिभाषा स्तरीय हम प्रारूप देखते हैं। वैसा ही अशोक के काल में भी ऐसा ही था। अलग अलग जगह पर अलग अलग जनता को अलग अलग भाषा में लिपियों में संदेश दिया जाता था। तो अलग अलग भाषा और लिपि में इनके शिलालेख और स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेखों की संख्या देखें। स्तंभ लेख जो थे, स्तंभ लेखों में हमें सबसे पहले देखें तो 2 स्तंभ लेख हुए। 2 स्तंभ लेखों में हमें एक सिंह और 2 स्तंभ लेख और हुए जैसे कि सारनाथ और सांची, जिसमें हमें 4 सिंह देखने को मिलते हैं। 4 सिंह के बाद में सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उसमें हमें नीचे एक चक्र दिखाई देता है। चक्र 4 सिंह हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देख लें तो इस प्रकार से 4 सिंह हमें यूं देख लें हम। इस प्रकार से ऐसा 4 सिंह वाला एक रूप देख लेते हैं और इसके नीचे हमें यहाँ पर लगभग ऐसा इस प्रकार से एक चक्र दिखाई देता है जिसमें 24 तीलियां हैं। ऐसे इस प्रकार से है यह 4 सिंह हैं। 4 सिंह जो हमें देखने में 3 नजर आते हैं। जैसे हमारे जो रुपए पैसे हैं या ये कहें कि जो बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं या जो नोट होते हैं, नोट के ऊपर जो आकृति होती है, या जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके जो फीते होते हैं, एसपी के ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके जो फीते होते हैं, यहाँ पर जो बेज लगता है उस बेज पर अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह होता है, जिसे हम अशोक चिन्ह कहते हैं। वह 4 शेरों का होता है। सिंह 4 शेर होते हैं। उसमें हमें नजर 3 शेर आते हैं लेकिन वो एक शेर पीछे भी होता है। तो इस तरह से 4 शेर होते हैं। उसके नीचे एक अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र जो होता है इसकी इसमें 24 तीलियां हैं। इन दोनों को जो अपनाया गया है इसे भारतीय सरकार द्वारा ये कहे कि आज़ादी के पश्चात इन्हें अशोक के काल से, जैसे ही इनका पहले इन्हें खोज लिया गया था तो इससे प्रभावित तो थे ही सही, तो इनकी जो महत्वता है उसके कारण इन्हें अपनाया गया है। इनका जो पवित्र उद्देश्य था, इनका जो ये कहें कि शुद्ध उद्देश्य जो था, इनका महान उद्देश्य था। जैसे कि इनका उद्देश्य क्या था, ये 4 सिंह है जो कि प्रतीक था धर्म विजय का। धम्म विजय का प्रतीक था। वहीं ये जो चक्र था इसे अशोक चक्र कहा जाता है। अशोक चक्र 24 तीलियां 4 शेर है। इन्हें भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। जो 4 शेर है इसे अशोक चक्र या अशोक चिन्ह कहा जाता है। इसे हम कहते हैं अशोक चिन्ह, जिसे हम राजकीय चिन्ह भी कहते हैं। हमारा जो राजकीय या राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक चिन्ह। इसे हम राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह। वहीं ये जो चक्र नजर आ रहा है इसमें 24 तीलियां हैं। इसे 24 तीलियां चक्र, इसे धम्म चक्र कहा गया। उस समय पर इसे क्या कहा गया, धम्म चक्र अर्थात धर्म का पहिया हमेशा चलता रहना चाहिए। धर्म की विजय, धम्म घोष, धर्म का जो पहिया है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, एक गति से बराबर चलता रहना चाहिए। तो इसे भी हमने अपनाया है और इसे कहा गया है अशोक चक्र।
अशोक चक्र। इस प्रकार से ये जो पूरा है यह अशोक चिन्ह के रूप में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वही जो हमारा तिरंगा है, हमारा जो तिरंगा है, इस तिरंगे में भी जो बीच में जो चक्र नजर आता है, ऐसा इस प्रकार से नीले कलर का जो चक्र होता है, ये चक्र, ये अशोक चक्र ही है, इसे अशोक चक्र ही कहते हैं। इस प्रकार से अशोक का जो शासन था, अशोक की शासन व्यवस्था, अशोक का धम्म, या ये कहें कि अशोक की जो नीतियां थी, उनके तहत उनके शुद्ध और नैतिक उद्देश्य के कारण उन्हें भारतीय संविधान और भारतीय सरकार द्वारा अपनाया गया है। इस तरह से हमारे तिरंगे में चक्र, हमारे चिन्ह में चक्र, और हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, यह अशोक के काल या अशोक के ही धम्म का प्रतीक है। अशोक के जो धम्म या अशोक का जो धम्म के जो उद्देश्य थे, उनका ही रूप यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से अपनाया गया है। इस तरह से हम अशोक के धम्म की बात करते हैं। अशोक के चक्र या अशोक के स्तंभलेख, अशोक के शिलालेख, इन चीजों में काफी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, काफी महत्व है इनका। और इसी के साथ में अशोक जो था, अशोक का धम्म और अशोक जो था, अशोक का काल देखें हम, अशोक ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। 40 वर्ष तक शासन किया और आगे चलकर अशोक जो था, अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद में जो परवर्ती शासक हुए, परवर्ती जो बाद के जो शासक हुए, उन शासकों में योग्यता नहीं थी, वह कहीं न कहीं अयोग्य शासक थे। और इन अयोग्यता के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उन अयोग्यता के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद में 232 ईसा पूर्व में नवीन शासक बने। शासकों के नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं, कई पुराणों में अलग नाम मिलते हैं, बौद्ध साहित्य में अलग नाम मिलते हैं। इसी तरह से अंतिम रूप से यदि हम देखें तो बृहद्रथ नामक जो शासक था, यह अंतिम शासक माना जाता है। इसमें और भी शासक हुए, जैसे दशरथ हुआ, दशरथ संप्रति, ऐसे कई शासक हुए। और ऐसे शासकों की कड़ी में सभी जगह पर शासकों के नाम अलग अलग मिलते हैं, लेकिन अंतिम रूप से बृहद्रथ नाम जो है वह बृहद्रथ मिलता है। और इसके बीच का जो समय है वह मिलता है हमें लगभग बृहद्रथ से हम आते हैं तो 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या, बृहद्रथ की हत्या, उसका जो मंत्री था या अमात्य था, पुष्यमित्र शुंग कर देता है। 184 ईसा पूर्व में मौर्य बृहद्रथ का जो सेनापति था, वह उसकी हत्या करके मगध पर एक नवीन वंश, या ये कहें कि प्रथम ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना करता है, जिसका संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब पतन के कुछ कारण थे, इन कारणों को हम देख लेते हैं। पतन के कारणों में हम सबसे पहले देखेंगे अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए वह इतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए, वह निकम्मे थे। वह उन्हें इतिहासकारों ने निकम्मे या ये कहें कि उन्हें निर्बल कहा है। तो इस तरह से अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन को बल मिला या प्रारंभ हुआ। इसी के साथ में एक और कारण बताया जाता है बृहद साम्राज्य। अयोग्य उत्तराधिकारी थे और साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। हिंदू कुश पर्वत से लेकर लगभग वर्तमान समय में देखें तो ईरान से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर कर्नाटक तक या गुजरात तक फैला हुआ इनका साम्राज्य था। और इतने बड़े साम्राज्य को जो ये अयोग्य उत्तराधिकारी हुए ये संभाल नहीं पाए, या ये कहें कि एक सूत्र में बांध नहीं पाए। जगह जगह पर स्वतंत्रता के लिए भी विद्रोह भी होने लगे, विद्रोह को दबा भी नहीं पाए।
इस तरह से कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य का पतन का एक मुख्य कारण बृहद साम्राज्य भी रहा होगा। आंतरिक कलह। अशोक के बाद में कई लोग हुए, कई शासनकर्ता हुए, उनमें आंतरिक जो कलह था, पारिवारिक झगड़ा था, वह भी बढ़ा, उसका भी फायदा लोगों ने उठाया। वहीं गुटबाजी, मौर्य प्रशासन में अशोक के पश्चात कई गुटबाजियां बनने लगी थी। ये अशोक के बाद में नहीं, यह देख सकते हैं हम कि मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के बाद में ही लगभग गुटबाजियां बनने लग गई थी। जैसे कि सुसीम का गुट अलग था, अशोक का गुट अलग था, और अशोक का गुट जीत गया, अशोक जीत गया तो अशोक का गुट जीत गया, इसलिए सुसीम का गुट हार गया। तो गुटबाजी कहीं ना कहीं अशोक के समय से ही प्रारंभ हो गई थी, जो कि आगे चलकर और वह मजबूत होती गई, और होते होते गुटबाजी से शासन व्यवस्था कमजोर हो गई, और शासन व्यवस्था के कमजोर होने से जो दूसरे लोग थे या मंत्री थे, उन्होंने उसका फायदा उठाया। दूसरा देखते हैं दरबार। बौद्ध धर्म, अशोक जो था या मौर्य जो थे, ये कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन अनुयायी हो गए थे। ऐसे में उस समय पर जो वर्चस्व में धर्म था वह था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण लोगों को कई आघात पहुंचे, उन्हें इससे असंतोष भी व्याप्त हो गया, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज थे, उनकी मान्यता और पूजा पाठ थे, उनसे भिन्न था बौद्धों का कर्मकांड। या ये कहें कि बौद्ध जो थे, बौद्ध धर्म जो था वह बिना कर्मकांड का धन था, उसमें किसी प्रकार के ऐसे अंधविश्वास और कर्मकांड नहीं थे, ना ही कोई किसी प्रकार की मूर्ति पूजा थी। तो ऐसे में जो ब्राह्मणों को जो तकलीफ होने लगी, क्योंकि उनके जो कर्मकांड थे, पशु बलि थी, यज्ञ करना था, इन चीजों पर प्रतिबंध होने लगा था, तो इससे इनमें असंतोष था। तो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मणों को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कारण इसका यह है क्योंकि 184 ईसा पूर्व में आगे चलकर ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण धर्म, या ये कहें कि किसी ब्राह्मण द्वारा मौर्य साम्राज्य का पतन किया गया था, या अंतिम रूप से पतन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये कारण ये भी हो सकता है। अगला कारण माना जाता है बौद्ध होना, अशोक की बौद्ध नीति या धार्मिक नीति। ये कह सकते हैं कि राज्य की जो किसी भी साम्राज्य को स्थायित्व और दृढ़ रखने के लिए आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा अहिंसक होना ही पड़ता है, या हिंसक होना ही पड़ता है। उसका मुख्य कारण है, यदि कोई सर उठा रहा है तो उसके सर को आपको दबाना होता है, कहीं पर आपको हिंसा भी करनी होती है। लेकिन अशोक जो था वो पूर्ण रूप से धार्मिक हो चुका था, और उसने राज्य में हिंसा पर, किसी भी प्रकार की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में वे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, वे लोग जो कि अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, या वे लोग जो अपना साम्राज्य या अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों ने आगे बढ़कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनका जो डर था वह मिट चुका था। इससे कहीं न कहीं बौद्ध नीतियां जो थी, ये भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी होंगी। ऐसे में यदि हम आगे चलकर देखें, राजतंत्री शासन के दोष, राजतंत्री शासन के जो दोष होते हैं, कहीं न कहीं वह भी इसका मुख्य कारण रहे होंगे। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि राजतंत्र में राजा ही जो होता है वह सभी चीज़ों का अधिपति होता है। न्याय प्रशासन उसके हाथ में होता है, गृह विभाग उसके हाथ में होता है, युद्ध सेनापति, सारी चीज़ें राजा ही होता है। और यदि राजा ही आपका अयोग्य हो, राजा ही अयोग्य हो, तो यह सारी शासन व्यवस्था आपकी अयोग्यता के गर्त में डूब जाती है। तो कहीं न कहीं राजतंत्री शासन व्यवस्था भी इसका मुख्य कारण रही होगी। इतिहासकारों का मानना है कि जो नगरों में कर लगाए गए थे, आगे जो परवर्ती या उत्तरवर्ती बाद के जो शासक हुए, उन शासकों के द्वारा करों में वृद्धि की गई, करों में वृद्धि की गई, और इस वृद्धि के कारण जनता में असंतोष व्याप्त हो गया और विद्रोह होने लगे, और लोगों ने इन पर मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि जो अधिकारी थे वो प्रारंभ से ही भ्रष्ट थे। अशोक या बिंदुसार के समय से ही अधिकारियों में भ्रष्टता थी, और भ्रष्टता के कारण
जनता में असंतोष व्याप्त हुआ और अधिकारियों की भ्रष्टता के कारण, मंत्रियों के बहकावे में आने के कारण प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चलने लगा और इससे भी कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन को बल मिला। तो अधिकारियों की भ्रष्टता हम देख सकते हैं। वहीं यदि हम इसमें देखें प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना, हमने पहले ही देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वह 6 प्रांतों में विभाजित था। आगे चलकर जो अशोक का जो प्रांत हुआ वह प्रांत 5 प्रांतों में विभाजित हुआ, जिसमें से सौराष्ट्र का उल्लेख नहीं होता है। 5 प्रांतों में विभक्त हुआ। तो इतिहासकारों का मानना है कि प्रांतों में जो प्रांतपति थे वह अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए थे और इन स्वतंत्रता के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया और कहीं न कहीं यह विद्रोह ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना हो या कारणों में कहीं न कहीं उसने बल दिया हो। सैन्य शक्ति का ह्रास, ऐसा माना जाता है कि बाद के जो उत्तराधिकारी हुए या राजा हुए वह अयोग्य थे और अयोग्यता के कारण वह सैन्य संगठन नहीं कर पाए। सही से सैन्य संगठन न होने के कारण उनकी जो सैन्य शक्ति थी वह कमजोर हो गई और सैन्य शक्ति के कमजोर होने के कारण उनकी सेना पूरी तरह से क्षीण हो गई और सेना के क्षीण होने से जो लोग थे या बाहरी जो लोग थे या आंतरिक जो कलह था उनको रोक नहीं पाए और ऐसे में उनका पतन सुनिश्चित हो गया। और एक और कारण माना जाता है इसका पश्चिमोत्तर सीमा की नीति। हम देखते हैं कि जब सिकंदर भारत में आया था तभी से पश्चिमोत्तर सीमा की जो नीति थी या नीतियां जो थी वह अलग थी। कारण ये था कि ये जो पूरा हमारा भारत है, जो हमारा पूरा जो भारत है, ये जो हमारा भारत है इसका जो पश्चिमोत्तर का ये क्षेत्र है यहाँ से ही आक्रमण प्रारंभ होते। कहीं भी भारत में कहीं से भी भारी आक्रमण हुए हैं तो वो यहीं से हुए। यहाँ हिमालय था तो यहाँ से आक्रमण हो नहीं सकता था और इतने क्षेत्र में पानी फैला हुआ था। यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ पर भी आक्रमण होना संभव नहीं था। लेकिन ये जो क्षेत्र था यह समतल है, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर आवक जावक हो सकती थी। इसी कारण से यहाँ पर आक्रमण भी अधिक होते थे। और हमने देखा कि जो यूनानी शासक थे, ईरानी शासक थे या सिकंदर जो था वो यहीं से आया था। तो इस क्षेत्र की जो नीति थी वह नीति इन दूसरे क्षेत्रों से अलग थी। यहाँ की नीति को कहीं न कहीं उन्होंने अयोग्य शासक हुए और उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। इस कारण से यहाँ पर भारी आक्रमण होने लगे और यहाँ की जो स्वतंत्र जो जातियाँ थी या यहाँ के जो राज्य थे वह इनके हाथों से एकाएक निकलते गए और आक्रमणों से ये प्रताड़ित होते गए। यहाँ के राजा भी कहीं न कहीं स्वतंत्र होते गए या दूसरों के अधीन होते गए। ऐसे में मौर्यों के हाथ से ये क्षेत्र या तो जाता गया यहाँ की नीति के कारण, तो इससे भी इनके पतन को बल मिला। और अंतिम रूप से 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पूर्णतः पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा भी है, काफ़ी चीज़ों को हमने इसमें शामिल करने का प्रयास भी किया है, किंतु कुछ स्तंभ लेख हैं और कुछ लघु शिलालेख हैं जिनके विषय की कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं। जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें या दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो इन्हें जैसे फिरोज शाह तुगलक लेके आया, अकबर ने भी इनको ऊपर अकबर भी इनको लेकर आया था, इनका अपने नाम गुदवाया था। समुद्रगुप्त का भी एक पर लेख लिखा हुआ है। वैसे ही हमने देखा था जैसे कि अशोक के नाम को भी लेकर देखा था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन अशोक कहाँ पर मिलता है। तो अशोक के लिए भी गुर्जरा अभिलेख है, इसका गुर्जरा अभिलेख है, इसका मास्की अभिलेख है, इसका ऐसे बहुत सारे इसके शिलालेख अभिलेख हैं जिनकी जानकारी मुख्यतः किताबों में भी दे रखी है। किंतु जो समझने वाली बात है यहाँ मुख्यतः ये है जो कि किताबों से थोड़ी सी अलग है, परे है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आगे देखेंगे हम शुंग वंश को। धन्यवाद।